नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, उसके लिए हम निरंतर आपको वीडियोस दे रहे हैं। आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और ऐसे ही अच्छे और ढेर सारी तादाद में अगर आप प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पेड क्विज वाले चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ निरंतर बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें से कि कुछ को आप वीडियोज़ के माध्यम से देखते हैं, लेकिन सभी को अपने हाथ से हल करना और वहाँ से अपनी गलतियाँ करके सीखना ये एक अलग बात होती है। तो आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं और इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें यह कहा गया है कि अगर माध्यम का तापमान बढ़ा दिया जाए, मतलब जो मीडियम है वो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब प्रकाश जो है वो माध्यम से होकर गुजर रहा है। वैसे तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में सबसे तेज चलता है। लेकिन मान लीजिए बाई चांस बीच में कोई मीडियम है, जैसे कि पानी है या फिर कांच है या कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उसका टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो इससे प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा बताइए। वो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी या फिर वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या सडनली उसमें डिक्रीजमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा? तो असल में वो बढ़ जाएगी। माध्यम के तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उससे प्रकाश की चाल उसमें बढ़ जाती। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा गया, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलना, ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है। ये वाष्पीकरण है, संघनन है, या फिर फ्रीजिंग का प्रोसेस यानी हिमीकरण है, या इसमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। कपूर की टिकिया आप ऐसे खुले में रख दीजिए, कुछ समय बाद गायब हो जाती है। तो गायब क्या होती है, वो हवा में घुल जाती है। ठीक, तो ठोस से सीधे सीधे गैस में रूपांतरण होता है और ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ये भाग कहाँ रहा है, इसे रोकी, सब्लिमेशन। ठीक है, ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण में तो ये होता है ना कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है और वो जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ से आती है, तो ये CPU होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हमारा माउस होता है, मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सिस्टम इक्विपमेंट, या फिर कीबोर्ड होता है। क्या होता है इसमें से? तो आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में मस्तिष्क अगर न रहे तो वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब उसका शरीर सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा या होगा ही नहीं। तो इसमें से कंप्यूटर में से कौन सा पुर्जा अगर आप अलग कर दें तो कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। अगर माउस नहीं रहेगा तो भी कंप्यूटर चलेगा, आप उसे अपने तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड नहीं रहेगा तो आप कमांड नहीं दे पाएंगे, लेकिन तब भी कंप्यूटर चलेगा। इसमें से अगर आप CPU निकाल देते हैं ना तो कंप्यूटर वहीं का वहीं ठप हो जाएगा। ये उसका ब्रेन होता है। इसके बाद अगले को देखते हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में ईमेल हम लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रिक मेल होता है, इंटर मेल होता है, या इसमें से कोई नहीं। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। बताइए इस हलवा क्वेश्चन का अच्छा आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। इसके बाद अगले वाले को देखें, जिसे कि हम शॉर्टकट में ईमेल कहते हैं। सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, सोडियम परऑक्साइड, इसको अगर आप खुली हवा में छोड़ देते हैं तो किस रंग का हो जाता है। तो अभिक्रिया करके ये खुली हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती है। तो हवा से अभिक्रिया करके ये हरा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, लाल हो जाता है, या किसी और रंग का हो जाएगा, काला हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाता है। इसका रंग बदलकर सफ़ेद हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है इसमें से, आप बताइए। तो इनर्ट गैसेस का अपना एक फैमिली है, परिवार है, और इनका जो आखिरी कोश होता है वो पूरी तरह से भरा रहता है, मतलब अष्टक के नियमों का ये पालन करती है, तो इन्हें अभिक्रिया करने की कोई जल्दी नहीं होती है। ऐसी जो गैसें हैं उन्हें आप जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सब है। तो अब इसमें आप बताइए कि कौन सी इनर्ट गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इस श्रेणी में नहीं आती है, उसको अभिक्रिया करने की बहुत जल्दी होती है, तो डी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखें अगले वाले को। 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर
लाइकेन को वायु प्रदूषण का बहुत अच्छा सूचक माना जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो ये उगते ही नहीं है, या फिर काले रंग के उगते हैं या पीले रंग के, तो उगते ही नहीं है। लाइकेन ऐसी जगह पे पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, मनुष्य के लिए सहने योग्य नहीं होता है, वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखें आगे, हर चीज़ जो खराब हो वो काली ही नहीं हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का गेस आप मत करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। देखिए 9वां क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखिए पेड़ों की छाल पर उगने वाला जो लाइकेन है उसको क्या कहा जाता है, मतलब किस नाम से जानते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं, या फिर कार्टिसोल्स कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? और प्रश्न संख्या 9, इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, कार्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कार्टिकोल्स। और आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब गरम मसाले, उसमें एक चलता है अक्सर, उसको बढ़िया जो सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोई बिरयानी या कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, लाइकेन ही होता है, उसको पत्थर का फूल कहा जाता है। पत्थर के फूल के नाम से वो पंसारी की दुकान पे या ऐसे आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो असल में लाइकेन होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उत्तक का उदाहरण है, मतलब सिंपल टिश्यू है, कौन सा इसमें से है? जाइलम है, जल संवहन उत्तक पौधों का, या फ्लोएम है जो कि पोषक पदार्थों का संचलन करता है, या दृढ़ोत्तक, या फिर इसमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर दृढ़ोत्तक होगा। दृढ़ोत्तक क्या है? सरल उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट, इसमें देखें पूछा गया कि किस वर्ष भारत को या किस वर्ष भारत में औद्योगिक पूंजीवाद के चरण की शुरुआत मानी जाती है? औद्योगिक पूंजीवाद शुरू हुआ था भारत में कब? शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1757 से 1813, 1858 या फिर 1900? ये समय कौन सा था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये 1813 का समय था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो चार्टर एक्ट आए हैं ना 1813, 1833, तो पहले क्या होता है, कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त किया जाता है। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था वो कायम रखा जाता है, लेकिन बाद में जब 1833 वाला एक्ट आता है तो उसमें ये भी खत्म कर दिया जाता है, मतलब इसमें इसकी मोनोपोली समाप्त हो जाती है। तो बाकी जो व्यापारी और कंपनियां हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा सकती। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 कठिया प्रणाली ये किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इंडिगो कल्टीवेशन से इसका संबंध था, लेकिन अब इसमें आप बताएं चंपारण से इसका संबंध था। क्षेत्र पूछा जा रहा है, सिंध से, काबुल से, या फिर वर्मा से? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बर्मा माने म्यांमार की बात हो रही है, इसमें से ए वाला हो जाएगा चंपारण। और गांधी जी को नील आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा, चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं। देखिए 1857 में इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मतलब इलाहाबाद से क्रांति को किसने जगाया था? ये लियाकत अली का काम था, कदम सिंह का था, रामचंद्र पांडुरंग का काम था, या फिर कुंवर सिंह का काम था? तो कुंवर सिंह तो बिहार से थे, जगदीशपुर से। और जरा बताइए रामचंद्र पांडुरंग जो हैं ये कहाँ के थे, मतलब इनका असली नाम कौन सा था? ये तो जो इनका माता पिता के द्वारा रखा हुआ नाम है या पारिवारिक नाम है वो देख रहे हैं, प्रसिद्ध ये किस नाम से थे? रामचंद्र पांडुरंग। अब इसमें आप पहले तो सही उत्तर बताइए, उसके बाद ये बताइएगा कि रामचंद्र पांडुरंग का जो प्रचलित नाम है, जिस नाम से हम इन्हें जानते हैं, वो असल में क्या है? तो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा। लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, और इन्हें आपको रिकॉग्नाइज करके बताना है कि इनका जो प्रचलित नाम है, पॉपुलर नाम है, वो असल में क्या था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहा जा रहा है कि विच वन पर्सन वॉज नॉट अ काउंसिलर इन द 4 मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स? मतलब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसमें कौन सा एक व्यक्ति जो था वो काउंसिलर यानी पार्षद नहीं था? तो फिलिप फ्रांसिस नहीं था, या फिर क्लेवेरिंग नहीं था, या फिर मैकाले नहीं था? कौन नहीं था? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर मॉनसन नहीं था। 15 क्वेश्चन, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इसमें सी वाला, लॉर्ड मैकाले, ये इससे बाहर था। प्रश्न संख्या यहाँ देखें 15वें के बाद 17वां आ गया है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, ठीक है, महाराष्ट्र तो राज्य है, कोल्हापुर ये गडकरी विद्रोह से संबंधित है। अब गडकरियों का विद्रोह किस साल में हुआ था आप बताइए? तो ये 1844 में हुआ था, 66 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1915 में हुआ था? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये 1844 में हुआ था। 18वें प्रश्न में पूछ लिया गया कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ चाइना? इसमें से कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ अपने बॉर्डर को साझा नहीं करता है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है, हिमाचल की नहीं लगती है, उत्तराखंड की या फिर सिक्किम की? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 18वां जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये चीन के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा इसके पास था और ये पूरा अविभाजित था तब तक ये अपनी बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन अभी लद्दाख को इससे काट दिया गया है, तो लद्दाख अपनी बाउंड्री शेयर करता है लेकिन कश्मीर नहीं।
इसके बाद 19वें क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो किबिथु है वो कौन से राज्य में है। ये मणिपुर में है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है कि असम में है। तो दिशा के हिसाब से आप वैसे भी गेस कर सकते हैं ये किबिथु कहाँ पे है, अरुणाचल में। और गुहार मोती या गौरा मोता कहा जाता है वो गुजरात में है, वो सबसे पश्चिमी है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। ये कौन सा दर्रा था, खैबर पास था, बालाघाट दर्रा था या रोहतांग था, इसमें से कौन सा था। तो ये खैबर दर्रा था और सिकंदर की सेना भी यहीं से भारत में एंटर करती है। तो यहाँ तक हमने प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही अच्छे प्रश्नों का अगर आप निरंतर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे क्विज वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।